हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोगों का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली जूनियर सेक्शन में हुआ है दैट इज़ इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन जूनियर साइंस, जिसे आप IOQJS के नाम से जानते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपका 6 मार्च को कंडक्ट हुआ है एंड होपफुली आप जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए उनका क्वेश्चन पेपर जिसने प्रिपरेशन की उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही गया होगा। ओके, तो लेट्स चेक कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके आंसर्स आपने जो किए, आंसर की भी आपको कहीं ना कहीं से अब तक मिल ही गई होगी। बट द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू जस्ट हैव द करेक्ट आंसर्स बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई दीज आंसर्स आर करेक्ट। ओके, उन क्वेश्चंस के पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आपको लगता है कि ये आंसर होगा या होना ये चाहिए था, तो कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की, क्या कोई सिली मिस्टेक हो गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो और आपको पता ही है कि हमारा चैनल जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो सोल्यूशंस विद प्रॉपर एनालिसिस आपको हमेशा अवेलेबल करवाता है हमारा चैनल। तो इसलिए आज भी हम लोग IOQJS का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस भी आपको मिल गए हैं। ओके, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में थे बच्चों, उसमें जैसा कि सभी सब्जेक्ट्स का है, साइंस के सभी तीनों स्ट्रीम्स का था इसमें, कि कुछ क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, यानी उनमें मोर देन वन करेक्ट आंसर्स थे, एंड कुछ पैराग्राफ बेस्ड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पेपर में इंक्लूडेड थे। तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने सेपरेट आउट कर लिया है, जो भी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस थे देख लेते हैं। सेक्शन ए मुझे बहुत ही सिंपल लगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, सेक्शन बी आप कह सकते हैं दैट वॉज ट्रिकी। ओके, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैच्योर RBC। नॉट इनकरेक्ट फंक्शन बताना है आपको। हेल्प इन क्लासिफाइंग ब्लड इन डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, बिल्कुल आपको पता है जो ब्लड से रिलेटेड एंटीजेंस हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। तो RBC की सरफेस पर है, तो एक तरह से ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में इनडायरेक्ट रोल है RBCs का। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बिल्कुल ये तो मोस्ट कॉमन फंक्शन है RBC का। सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यू नो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसे कहते हैं, एंटीबॉडीज को, एंड एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों दैट अकर्स बाय लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स करती हैं, तो एक तरह से ये RBCs का फंक्शन नहीं है। हेल्प इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, बिल्कुल जो RBC के ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे CO2 का जब वो ट्रांसपोर्ट करती है तो बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, तो आयंस के लिए कुछ एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से ब्लड का एसिड बेस बैलेंस कंट्रोल करने में भी RBC इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस जो आपकी है, आपको बताना था नॉट अ फंक्शन ऑफ मैच्योर RBC, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके वर्टिब्रेट्स आपको पता है कौन होते हैं, कॉर्डेटा में पाइसिस से लेकर मैमल्स तक, देयर आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विदाउट लिम्स। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिनमें विदाउट लिम्स भी एनिमल्स हैं। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑल एनिमल्स मस्ट बी विदाउट लिम्स, ऐसा नहीं है। इसमें सिंपली ये कहा है देयर आर ग्रुप ऑफ एनिमल विदाउट लिम्स। हो सकता है इस चीज से आप एग्जाम में कंफ्यूज हुए हो। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो आपको पता है मैमल्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर लिम्स नहीं होते हो, कुछ ना कुछ लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होता ही होता है। फिशेस में भी फिन्स होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में नो डाउट स्नेक्स प्रेजेंट है, बट सारे ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। रेप्टाइल्स ओनली हम कर सकते थे, बट थर्ड ऑप्शन में रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन दोनों दिया है। तो आपको पता है रेप्टाइल्स में स्नेक इज वन ऑफ द ऑप्शन जो जिनके पास लिम्स नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग कि किसी भी रेप्टाइल के पास लिम्स नहीं होते हैं। रेप्टाइल्स में यू नो लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, इनके पास लिम्स होते हैं। जो लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं उनमें स्नेक्स आते हैं। और एम्फीबियंस में भी एक आपने फ्रॉग्स वगैरह तो पढ़ा है, फ्रॉग में तो लिम्स होते हैं जिससे वो जंपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन लिम्बलेस एम्फीबियन भी प्रेजेंट होता है बच्चों, दैट इज इक्थायोफिस, है ना। तो इसलिए ये दोनों ये वाले ऑप्शन में दोनों के पास कोई ना कोई लिम्बलेस इंसेक्ट लिम्बलेस एनिमल है, इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। यहाँ पर एम्फीबियंस ओनली लिखा है या रेप्टाइल्स ओनली लिखा है, तो ये ओनली वर्ड इसको इन ऑप्शंस को गलत बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव
ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स। अगर आप लोगों ने आर्थ्रोपोडा में 9-10 में डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन लेवल पर, वैसे तो आई नो कि जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं वो काफ़ी आगे जाकर 11-12 तक का पार्ट भी उनको पहले ही प्रिपेयर करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, या अगर ऐसे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताने के साथ आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं बच्चों, तो आर्थ्रोपोडा में जनरली 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉकरोच को एक रिप्रेजेंटेटिव इंसेक्ट माने आर्थ्रोपोडा का, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि एक पेयर तो 4 विंग का होता है और एक छोटा पेयर हाइंड विंग का होता है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ 4 विंग, 1 पेयर ऑफ हाइंड विंग। तो जनरली 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, क्लियर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शन है डिप्टेरा। इसमें एक ऑर्डर होता है डिप्टेरा जिनको ट्रू फ्लाइज कहा जाता है, और इन ट्रू फ्लाइज में इसमें मेनली ट्रू फ्लाइज एंड मस्किटोज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डाई वर्ड है ना, ये डाई वर्ड इसी को इंडिकेट कर रहा है। डाई का मतलब ओनली 2 विंग्स, इनके पास 2 पेयर नहीं, ओनली 2 विंग्स होते हैं। 2 विंग्स का मतलब 1 पेयर विंग, ओके। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें या तो ट्रू फ्लाइज हो या और प्लस मॉस्किटोज हो। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में तो हनी बी आ गया। हनी बी के पास तो 2 पेयर होते हैं विंग्स के, ठीक है। बीटल एंड एंड्स जनरली विंगलेस होते हैं, कुछ बहुत रेयर केसेस में इनके पास विंग्स होते हैं। बटरफ्लाई भी आप डायग्राम बनाते थे छोटी क्लासेस में, तो आपको ध्यान होगा 2 पेयर ऑफ विंग्स बनाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। इसमें भी बटरफ्लाई ऑप्शन गिवन है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हाउस फ्लाई दिया है, फ्रूट फ्लाई दिया है, दोनों ही ट्रू फ्लाइज में आती हैं, हाउस फ्लाई भी और फ्रूट फ्लाई भी, ठीक है। और भी बहुत सारी ट्रू फ्लाइज हैं बच्चों, बट येस दीज 2 आर ऑल्सो ट्रू फ्लाइज एंड मस्किटो इज ऑल्सो गिवन। तो येस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये वो ग्रुप है जिनके पास सिर्फ 1 पेयर ऑफ विंग्स ही होगा, दैट इज डिप्टेरा ग्रुप। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जेनेटिक्स की नॉलेज अप्लाई करनी थी। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ा हो तो एग्जाम्स में। देखें, ड्यूरिंग एन एक्सपीडिशन टू प्लैनेट इमेजिटिका, साइंटिस्ट एनालाइज्ड द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर एंड नोटेड द फॉलोइंग फीचर्स। एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसमें क्या क्या जेनेटिक फीचर्स मिले बच्चों? अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स इज अनइक्वल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ही एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वहां पर हमेशा प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स अमाउंट में इक्वल होते हैं, ओके। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन अनइक्वल है, तो इसका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब आरएनए है या डीएनए है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने दे दिया एब्सेंस ऑफ थाइमिन। यू नो एब्सेंस ऑफ थाइमिन किसमें होता है? आरएनए में। तो आपसे यहाँ पे एक और बात क्लियर हो गई कि ये आरएनए है, डीएनए होता तो इसके पास थाइमिन होता। थर्ड पॉइंट कह दिया अनस्टेबल जेनेटिक मटीरियल, अनस्टेबल है विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन। हम लोग कोविड के टाइम में जी रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर कोविड के से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो कोरोना वायरस है वो भी एक आरएनए वायरस है, और आरएनए की टेंडेंसी बहुत फास्ट म्यूटेट करने की होती है, क्योंकि आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से और अनस्टेबल होने की वजह से आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेशंस करता है। तो थर्ड पॉइंट भी हाईली म्यूटेटेड, तो थर्ड पॉइंट भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होना चाहिए, ठीक है। एंड रैपिड डिग्रेडेशन एट पीएच अबव 12, यानी अगेन ये कह रहा है रैपिड डिग्रेडेशन मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर विथस्टैंड करने की, पीएच टेम्परेचर को विथस्टैंड करने की कैपेसिटी नहीं है। जबकि जेनेटिक में हम पढ़ते हैं कि डीएनए काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। तो अगेन ये पॉइंट भी आरएनए को ही इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया फ्रॉम द डेटा व्हाट जेनेटिक मटीरियल माइट द इमेजिटिका इनहैबिटेंट्स कंटेन, तो बताइए क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके। बहुत अच्छा लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू शो एरेनकाइमा? थोड़ा सा बॉटनी का पार्ट है, प्लांट्स का पार्ट है, जिससे बच्चे बड़े घबराते हैं, कुछ घबराने जैसा नहीं था। एरेनकाइमा, यू नो एरेनकाइमा मीन्स जिसमें एयर स्पेसेस प्लस पेरेनकाइमा हो, ठीक है।
यानी वो ग्रीन यानी वो सिंपली सॉफ्ट टिश्यू है पैरेन्काइमा, बट उसमें साथ में एयर स्पेसेस भी हैं, जिसकी वजह से वो एयर स्पेस क्या करते हैं, बायंसी प्रोवाइड करते हैं। तो बायंसी की जरूरत कहाँ पर होती है, जनरली फ्लोट करने के लिए। तो आपको वो एग्जाम्पल ढूंढना था जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है। तो देखिए जरा, लीफ बेस ऑफ मैंगो, नॉट नीडफुल, मैंगो इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। पिटियोल ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, इसे बंगाल में लगाया गया था पॉन्ड्स में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से, बट इसने बहुत तेजी से प्रोपेगेशन करके पूरे पॉन्ड में ये फैल जाता है और दूसरे एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। उसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यस, वाटर हाइसिंथ है एक एक्वेटिक प्लांट, ये क्लियर है। तो इस एक्वेटिक प्लांट का जो पिटियोल है ना, पिटियोल इज द लीफ बेस, तो जो मतलब लीफ का जो स्टॉक होता है, तो वो जो है वो यहाँ पर पैरेन्काइमा का बना होता है। बिल्कुल सही बात है ये। बाकी ऑप्शंस भी कंफर्म कर लेते हैं हम। थर्ड ऑप्शन में कहा है सीटा ऑफ मॉस। मॉस आप लोगों को पता होगा बच्चों, जैसे मॉसेस ना ब्रायोफाइट्स में आते हैं, जैसे फ्यूनेरिया इज वन ऑफ द मॉस, तो उसमें एक स्टेज बनती है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, तो यहाँ पर इसका पैरेन्काइमा से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसको कोई पैरेन्काइमा की जरूरत नहीं होती है। एंड अगेन स्टेम ऑफ ओपेंशिया, ओपेंशिया इज अ ज़ेरोफाइटिक प्लांट। तो यस, पिटियोल इज द मतलब वाटर हाइसिंथ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एनी डाउट? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, दैट इज, अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई लेटर ऑन। ओके, गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं बच्चों, और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो देखें पहले हम, ब्रायोफाइट्स आर लोअर प्लांट्स विद प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बिल्कुल गलत, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं होते हैं बच्चों। क्लियर कट बात है ब्रायोफाइटा के लिए ये, है ना। मॉसेस वगैरह बहुत ही सिंपल टाइप की बॉडी शो करते हैं, यस वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन उस डिफरेंशिएशन में आप रूट, स्टेम, लीव्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, रूट्स की जगह राइजॉइड्स होते हैं वहां पे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर डिवॉइड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। बिना पानी के इनके मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच सकते, दे एसेंशियली रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमीट इनडायरेक्टली फॉर फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हुए यहाँ पर, सेकेंड एंड थर्ड, एंड द चॉइस इज हियर डी। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, ब्रायोफाइट जिनको पता थी ब्रायोफाइट से रिलेटेड ज्यादा कोई डिटेल में जाके चीजें नहीं पूछी है, बहुत बेसिक से पॉइंट्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, मोस्ट फेवरेट पार्ट है ना एग्जामिनर्स का भी, और बच्चों को भी अच्छा ही लगता है। कार्बन फिक्सेशन यानी एक तरह से डार्क रिएक्शन की बात हो रही है। फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन होती है इन मोस्ट ऑफ द सक्यूलेंट प्लांट्स। ओके, सक्यूलेंट प्लांट जिनमें हमेशा एक तरह से फ्लैशी स्टेम होता है, उसमें जेल लाइक मटेरियल भरा रहता है। ओके, तो इट टेक्स प्लेस थ्रू विच पाथवे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आपने पढ़ रखा होगा कि जो डार्क रिएक्शन है वो 3 तरह से होती है, या तो C3 या C4 पाथवे, हैच एंड स्लैक। ये जनरली ड्राई क्लाइमेट में जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्लांट्स उगते हैं उनमें होता है। C3 सभी का कॉमन पार्ट है, चाहे C4 हो, कैम हो, सभी में C3 तो होगा ही होगा, ऑल प्लांट्स। एंड कैम जो है इट इज स्पेसिफिकली फॉर सक्यूलेंट प्लांट्स। आपको पता है सक्यूलेंट प्लांट्स कहाँ होते हैं मेनली, दे आर मेनली ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। और क्योंकि ये ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं तो वाटर लॉस को बचाने के लिए बच्चों इनके पास स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। स्कोटोएक्टिव का मतलब ऐसे स्टोमेटा जो नाइट में ओपन हो, तो दिन में इनके स्टोमेटा ही नहीं खुलते। अब अगर दिन में स्टोमेटा नहीं खुलेगा तो गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा, तो ये अपना गैसियस एक्सचेंज रात में करते हैं, क्योंकि रात में जब स्टोमेटा खुलेगा तो वाटर लॉस की टेंशन तो है ही नहीं, सनलाइट तो है ही नहीं उस वक्त, सिर्फ उस वक्त ये CO2 को लेंगे और एक स्पेशल टाइप का पाथवे रन करेंगे, दैट इज क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। उस पाथवे के दौरान एसिड्स बनते हैं, CO2 को अंदर लेकर ये मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। और दिन में जब लाइट मिलती है तो उस लाइट रिएक्शंस, अपनी लाइट रिएक्शन करके ATP बनाकर वो जो भी इन्होंने एसिड स्टोर किया था ना, उसमें से CO2 को निकालते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं इंटरनली, ठीक है। और क्योंकि ये साइकिल सबसे पहले क्रेसुलेशियन फैमिली में डिस्कवर हुआ था,
इसलिए इसको क्रैसुलेशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। बाकी बनता इसमें एसिड है, डे और नाइट का डिफरेंस होता है। तो यस, सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए याद रखिएगा कैम पाथवेज देयर, बाकी किसी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे है ना, ये इन्हीं के नाम है बच्चों। ये कैल्विन साइकिल इज C3, हेचेंट्स-लाइक इज C4, ग्लाइकोलाइट बिल्कुल अलग तरह का पाथवे होता है, एंड क्रैसुलेशन इज कैम। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था ज्यादा आपको। इफ अ फ्लावर इज लार्ज, वाइड माउथेड, वाइट इन कलर, जिससे रात को अच्छे से दिख जाए, शोइंग एंथेसिस, एंथेसिस का मतलब होता है एंथर ओपनिंग, जब एंथर डिहाइस करता है, एंथर डेहिसेंस है ना, जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, तो एक तरह से उसके पॉलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए पॉलिनेटर पूछा है यहाँ आफ्टर सनसेट। बस इसमें एक ही कीवर्ड था बच्चों, आफ्टर सनसेट, कि इसमें ये फ्लावर डेहिसेंस कब शो करता है, आफ्टर सनसेट। ओके, तो मतलब एंथेसिस का मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं, एक तरह से फ्लावर खिलता ही रात को है, सनसेट के बाद है, क्योंकि उसी टाइम पर इसमें पॉलिनेशन होगा। तो आपसे पूछा है, और प्लस ये अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक फ्रूटी और मस्की फ्रेग्रेंस जनरेट कर रहा है। तो फ्रूट्स की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और रात को भी जनरली देखने को मिलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। कौन है इनमें से बताओ? बर्ड्स नहीं, बैट्स यस, इंसेक्ट्स हो सकते थे बट यहां पर नहीं करेक्ट बैठ रहे, कुछ जगह पर होते हैं, एंड बबून्स भी नहीं। ओके, तो यहां पर ये भी एक तरह के मैमल्स ही हैं, बबून्स, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बैट्स। सिर्फ एक वर्ड अगर आपने ध्यान दिया हो कि आफ्टर सनसेट पूछा है, तो इनमें से नॉक्टर्नल एनिमल्स यही हैं, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, और आप बाकी सारे फीचर्स मैच करेंगे तो सब बैट के साथ फिक्स बैठ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे ये सब तो सिंगल चॉइसेस क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो देखो पहला सॉरी, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, अलग अलग कोर्स में बच्चों अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस विच आर इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। देखें, ऑल नोन वायरसेस कंटेन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? ऑल नोन वायरसेस, हमें अभी तक जितने भी वायरसेस नोन हैं दे ऑल आर आरएनए वायरसेस? नहीं बच्चों, जब भी हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्लियर कट पढ़ते हैं कि वायरसेस 2 तरह के होते हैं, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सभी वायरस के पास आरएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल। दिस इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग वायरल मल्टीप्लिकेशन a complementary DNA is produced in ribovirus. Yes, राइबोवायरस जो कि एक तरह का आरएनए वायरस है बच्चों, तो जो आरएनए वायरस है या यूं कह लो रेट्रोवायरस है आरएनए वायरस में भी, तो रेट्रोवायरसेस में आपने पढ़ रखा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जहां पर HIV में भी होता है, HIV इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जहां पर बच्चों आरएनए जो है ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके एक डीएनए बनाता है जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल। कितनी गलत बात कह दी, फ्री लिविंग सेल, वायरसेस को हम सेल कह ही नहीं सकते, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डीएनए कंटेनिंग वायरसेस, ध्यान से देखना, अभी अभी इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया है, डीएनए कंटेनिंग वायरसेस आर more susceptible to mutations when compared to RNA containing viruses। यानी ये कह रहा है कि डीएनए वायरस और आरएनए वायरस को आप अगर कंपेयर करें तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि डीएनए वायरस में जल्दी म्यूटेशंस होते हैं। नहीं, अभी अभी बताया मैंने आपको, हमेशा आरएनए वायरसेस मोर म्यूटेटिंग होते हैं क्योंकि उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, कोविड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, कोरोना वायरस। ओके, एंड सो बट ऑब्वियस, तो यही जल्दी इवोल्यूशन करेंगे, वही जल्दी इवॉल्व होगा, तभी तो हमने इतने सारे वेरिएंट देखे, कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा, कभी कोई अलग अलग, क्योंकि ये बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं बिकॉज वो आरएनए वायरस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो आपको अपनी आंसर की में कौन कौन से ऑप्शंस पे टिक करके आना था जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी, ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग अ रेस, बड़ा बुरा हुआ रमेश के साथ, रमेश वॉज थ्रोन ऑफ द हॉर्स बैक
एंड सफर्ड एन इंजरी इन द फ्रंट पार्ट ऑफ हेड, फ्रंट पार्ट ऑफ हेड पे उसे इंजरी हुई एंड एग्जामिनेशन के दौरान ही वॉज फाउंड टू हैव इंजरी ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है, फ्रंटल पार्ट उसका इन्वॉल्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस इंजरी, कौन कौन से डैमेजेस उसको हो सकते हैं इनमें से, देखें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको ट्रबल इन स्पीकिंग, बिल्कुल आपको पता है बच्चों हमारे ब्रेन में जो हमारा मेजर पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, उसमें भी स्पेशली फ्रंटल लोब अफेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रंटल लोब होता है, तो मैक्सिमम जो भी हमारे एक तो इंटेलेक्चुअल एरिया, जिन चीज़ों से हमें ना अपनी जो हमारे थिंकिंग वगैरह होता है ना, पूरा IQ यही कंट्रोल करता है, हमारे मोस्ट ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस भी यही कंट्रोल करता है, ओके। और जो हमारा टेस्ट, टेम्परेचर, टच, बहुत सारे जो भी मतलब यूं कह लीजिए कि मेनली बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं। तो फ्रंटल लोब में अगर इंजरी हुई है तो स्पीकिंग अफेक्ट होगी, यस, स्मेल भी अफेक्ट होगी, यस, इनेबिलिटी टू वॉक ऑन अ नैरो पाथ, यहाँ पे नैरो पाथ भी लिखा है, यानी वैसे तो नॉर्मली वॉकिंग के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर हम वॉकिंग में प्रिसाइजनेस चाहते हैं, हम प्रिसाइज वॉकिंग करना चाहते हैं, यानी मान लो किसी एक लेन में हमको चलना है, एक नैरो पाथ पे चलना है, तो उस वक्त पे फ्रंटल पार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। फ्रंटल में एक स्पेशली मोटर एरिया होता है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अगर ये नैरो पाथ नहीं लिखा होता ना तब तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेते, लेकिन नैरो पाथ लिखा है तो प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए तो फिर सेरिब्रम का ये पार्ट होना चाहिए। तो अगर इसे डैमेज हुआ है तो ये वाला काम भी वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन, इनेबिलिटी टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको ध्यान होगा ब्रेन में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है बच्चों, है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारे हैं जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग, ओके, ब्लड प्रेशर, ये सभी, वॉमिटिंग, जो इनवॉलेंट्री हमारे या फिर मतलब वॉमिटिंग में रिफ्लेक्स एक्शंस आ गए, कफिंग, स्नीजिंग, तो रिफ्लेक्स एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे पीछे होता है। तो इन ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये वो पार्ट है, मतलब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कौन कौन से हुए, उसको इंजरी की वजह से A, B एंड C, इन तीनों फंक्शंस में दिक्कत आएगी। यहाँ ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन सभी ऑप्शंस की डिटेल पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मोटिलिटी। ठीक है, हमें वो प्रोटीन चूज करनी है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती हो कहीं ना कहीं सेल को और मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो देखें जरा कौन सी प्रोटीन क्या करती है। एक्टिन, दिस इज एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन का आपको पता है, एक्टिन प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स, है ना, एक्टिन एंड ट्यूब्यूलिन, एक्टिन एंड मायोसिन। और मायोफिलामेंट्स होते हैं मसल्स में, तो मसल्स तो मोटिलिटी से रिलेटेड है ही। ट्यूब्यूलिन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन किसका कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये माइक्रोफिलामेंट्स का है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको पता है स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं, सीलिया फ्लैजिला में होते हैं। ओके, तो सीलिया फ्लैजिला भी तो मोटिलिटी से रिलेटेड है बच्चों, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी मोटिलिटी में आ रहा है, मसल्स भी मोटिलिटी में आ रहे हैं। लेमिन्स पे अगर हम जाएं तो लेमिन्स जो है बच्चों, ये वर्ड बना है लैमिना से, जो न्यूक्लियर लैमिना होती है, मेनली न्यूक्लियर एनवेलप होता है, उसका पार्ट होता है ये। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। जितने भी नाम है ये सभी प्रोटीन्स के नाम हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर लैमिना जो है उसका सेल को सपोर्ट देने या मोटिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नो डाउट न्यूक्लियस का एनवेलप बना रही है वो, बट स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब होता है जैसे आपका साइटोस्केलेटन। आपने जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा होगा बच्चों, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में साइटोस्केलेटन का नाम पढ़ा होगा, है ना। साइटोस्केलेटन में 3 फिलामेंट्स आते हैं, एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और एक आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स तो यहाँ आई गए, तो ये तो पार्ट है इसका, ये नहीं है। रही बात डेस्मिन की, तो डेस्मिन जो है ना बच्चों, ये एक तरीके की आप मान लो, ये भी एक तरह की मस्कुलर प्रोटीन है जो मसल्स को बनाने में हेल्प करती है। तो यस, ये भी कहीं ना कहीं मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर
सिर्फ लेमन ही मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, मतलब जो कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो फिर आपको आंसर देना होगा, आपको क्या चूज करना है, ए, बी एंड डी, ये तीनों ही सेल के सपोर्ट एंड मोटिलिटी से रिलेटेड हैं, दिस इज द एक्सक्लूडेड वन। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो थे बच्चों आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस। ओके, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं कह सकते, बट यस एक अच्छे लेवल की नॉलेज तो इनके लिए भी रिक्वायर्ड थी। सब जगह से वेरियस क्वेश्चंस आए आपके, प्लांट फिजियोलॉजी से भी पूछा गया, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, जेनेटिक्स है, साइटोलॉजी से क्वेश्चंस थे, तो सभी टॉपिक्स को इक्वल वेटेज दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे, जिसने अच्छी खासी ब्रेन की कसरत करवाई होगी आप लोगों की। ठीक है, जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं भी दिया है और अगर वो वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो प्लीज अच्छे से देखो। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ब्रेन को एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ही मजेदार क्वेश्चंस हैं। लेट्स सॉल्व देम। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी में, अ म्यूटेशन। अच्छा, इन सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस है वो काफी, मतलब थोड़ा उनको लैंग्वेज वगैरह पढ़ने में टाइम लगता है, तो मैं आपको ब्रीफ करके समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि माइस में कोई जीन एक्स है, उसमें म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से माइस में जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, जब स्पर्म एग में एंटर करता है तो वो एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, उसमें प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट आया, स्पर्म्स की जो स्पीड है वो स्लो हो गई पेनिट्रेट करने की, वो एग को धीरे धीरे पेनिट्रेट कर पाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दे बिकम इनफर्टाइल, इसकी वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन स्लो हो गया है। ओके, देन एज कंपेयर टू हेल्दी स्पर्म। सो अब आपको ये तो म्यूटेशन के बारे में बता दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ हेटेरोजाइगस माउस कैरिंग दिस म्यूटेशन। हेटेरोजाइगस माउस यानी जो मेल माउस है उसके वो हेटेरोजाइगस है, यानी उसके एक्स क्रोमोसोम पर इसका एलील प्रेजेंट है, इज अलाउड टू मेट विद अ नॉर्मल हेल्दी फीमेल। फीमेल कैरियर नहीं है, फीमेल नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी दैट विल हैव दिस म्यूटेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो दिक्कत नहीं है, आपको तो सीधा सीधा बताना है कि इसका प्रोजेनी का रेशो क्या होगा जिनके पास ये एलील जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप या तो पुनेट स्क्वायर मेथड लगा लें या सिंपली कर लें, इसके गैमीट बना दिए आपने, इसके भी गैमीट बना दिए। नाउ अगर ये दोनों का फ्यूजन होता है तो x डॉट एक्स, अगेन x डॉट एक्स, एक्स वाई, और अगर इनका फ्यूजन होता है तो एक्स वाई, तो इसका मतलब 50% प्रोजेनी के पास ये एलील आएगा। और देखो वो 50% एक तरह से फीमेल माइस होंगे। ठीक है, बट यस, लेकिन उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। बट ऐसा कुछ नहीं पूछा आपसे, तो सिर्फ ये पूछा है कि कितने % प्रोजेनी में ये म्यूटेंट एलील आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है ऑल द प्रोजेनी नहीं, 50% ऑफ द पप्स विल कैरी दिस म्यूटेशन। ठीक है, एंड इट इज अनलाइकली दैट द प्रोजेनी विल कैरी दिस म्यूटेशन। तो यहाँ पर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए, अगर आपने जेनेटिक्स में क्रॉसेस की प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, द मस्क्यूलर एंड्योरेंस ऑफ एन एथलीट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनना। द मस्क्यूलर एंड्योरेंस ऑफ एन एथलीट इज एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन फिजिकल एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक वर्ड यहाँ पे दिया है मस्क्यूलर एंड्योरेंस, उसका मीनिंग बताया है। एंड्योरेंस का मतलब होता है एक तरह से पावर, कि कोई भी एथलीट किसी एक्सरसाइज को लॉन्ग टाइम तक विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, बिना थके लॉन्ग टाइम तक जो जितने अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएगा, एक्टिविटी को कर पाएगा, उसका एंड्योरेंस उतना ही ज्यादा कहलाएगा। ठीक है, टू अचीव दिस एंड्योरेंस मोस्ट ऑफ देम, अब उसके लिए क्या करते हैं एथलीट्स, दे फॉलो अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसको कहते हैं कार्बो लोडिंग प्रैक्टिस। कार्बो लोडिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जनरली इसके लिए दे इंक्रीज ओवरऑल एक्सरसाइज एंड कंडक्ट विग्रस वर्कआउट फॉर अ वीक और 2। पहले तो वो 1 वीक तक या लगभग 2 वीक तक बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क। ठीक है, 1 to 2 वीक तक हार्ड वर्क करते हैं। जस्ट अ मिनट बच्चों, 1 to 2 वीक तक हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं वो, जब भी उनका मतलब उन्हें पता है कि कंपटीशन कब है, तो उस कंपटीशन से 3-4 दिन पहले वो इस हैवी एक्सरसाइज को रोक देते हैं। 3 to 4 days जस्ट बिफोर द इवेंट दे रिड्यूस द ट्रेनिंग। ठीक है, कम कर देते हैं अपनी ट्रेनिंग एंड स्टार्ट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। और वो क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं,
कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वाई दे डू सो, ऐसा क्यों करते हैं, हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर देयर परफॉर्मेंस। आपको यहाँ अपनी बायोलॉजी की नॉलेज अप्लाई करके इसका आंसर देना है। तो मुझे एक जनरल सी बात बताओ कि अगर हम लगातार 4-5 दिन तक हैवी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं उनको हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, जो एक्स्ट्रा एक्सेस ग्लूकोज आपके डाइट में है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेती है, क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और ग्लाइकोजन के स्टोरेज ऑर्गन कहाँ है, दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। उनको यही तो चाहिए कि जब वो अपना इवेंट करें तो उस टाइम पर वो लॉन्ग टाइम तक बिना थके उस इवेंट को कर सकें, और उसके लिए उनको हाई एनर्जी चाहिए। तो उन्होंने प्रैक्टिस तो की पहले, और 3 to 4 डेज पहले उन्होंने प्रैक्टिस को कम कर दिया, क्योंकि अगर तब भी वो हाई प्रैक्टिस करते रहते ना तो उनमें ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं हो पाता, सारा का सारा ग्लाइकोजन मसल्स यूज कर लेती। तो उन्होंने पहले तो प्रैक्टिस कर ली और लास्ट के 3-4 डेज अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान दिया इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन उनकी बॉडी में स्टोर रहा, और जब इवेंट हुआ तो उस दिन उस ग्लाइकोजन ने उनको आराम से एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखें, द डाइट हेल्प्स इन बिल्डिंग एक्स्ट्रा मसल टिश्यू, नहीं, मसल्स हमेशा प्रोटीन रिच डाइट से बनती हैं, 3-4 दिन की डाइट से कोई मसल्स नहीं बनने वाली हैं, गलत ऑप्शन। इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल नेसेसरी फॉर इमीडिएट परफॉर्मेंस, नहीं, 3-4 दिन तक कंटिन्यूस आप ले रहे हैं तो अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा, वो चाहते भी नहीं हम तो चाहते हैं कि ग्लाइकोजन लेवल बढ़े। ठीक है, हाँ, फिर ये जरूर होगा कि वो जो ग्लाइकोजन है जिस दिन वो परफॉर्म करेंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर उन्हें एनर्जी दे देगा। ठीक है, देन excessive glycogen can be synthesized which can be stored and utilized during the event। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन एक्चुअली हम चाहते थे। एंड फोर्थ, द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स गेट स्टोर्ड, मतलब ये सब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं ये फैट में स्टोर हो, फैट की फॉर्म में बदल जाएंगे। मैं मानती हूँ कि हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं बच्चों तो वो फैट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक अगर आप हाई कार्बो रिच डाइट अगर लेते हैं लॉन्ग टाइम तक तब जाके वो फैट में कन्वर्ट होते हैं। बोलते हैं ना कि आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं इसलिए मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो फास्ट फूड में आप डेली इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ना कि 3-4 दिन की हाई डाइट फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी गलत है। और आगे जो कहा विच कैन प्रोवाइड मोर एटीपीज फॉर स्टर्नस परफॉर्मेंस, तो नहीं, आपको पता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के लिए प्रिफर्ड सोर्स फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जो उन्होंने कार्बो लोडिंग प्रैक्टिस की कि पहले एक्सरसाइज करना और लास्ट में रिच डाइट लेना, वो किस पर्पज से की, टू इंक्रीज द ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ मसल्स। ठीक है, जिससे वो इवेंट के दिन काम आ जाए। समझ में आ गया अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, अच्छा यहाँ ये तो इजी क्वेश्चन ही लगा मुझको, इसमें तो जिस बच्चे ने प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ाया ना बिल्कुल देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, किसमें प्रेजेंट है किसमें एब्सेंट है, और WXYZ आइडेंटिफाई करने हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं, इनमें से एल्गी नहीं है, बाकी चारों डिविजन्स हैं। तो देखो, वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन आपको पता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को होता है, तो इन दोनों में से एक ब्रायोफाइट है एक टेरिडोफाइट है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट फ्रॉम जर्मिनेटिंग स्पोर। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब इनका स्पोर जर्मिनेट करेगा ना तो उस जर्मिनेटिंग स्पोर से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट यू नो प्रोटोनीमा। और ये सिर्फ एक ही प्लांट डिवीजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, ब्रायोफाइट्स। अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ही प्लस का साइन दिया है, तो यहाँ तो क्लियर कट एलिमिनेट हो गया हमारा कि ये ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीव्स। तो यानी स्पोरोफाइटिक का मतलब प्लांट बॉडी 2N और वेल डिफरेंशिएटेड है। ओके, तो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो गया ब्रायोफाइट 2N नहीं होते। अब इन तीनों में टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में आपको पहचानना है। तो देखो, वाटर एसेंशियल किसके लिए था, टेरिडो के लिए, तो इन तीनों में से टेरिडो कौन हुए, ये वाले। ठीक है, अब जिम्नो और एंजियोस्पर्म को पहचानना है। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अरेंज इन कोन्स। कोन्स या तो कुछ टेरिडोफाइट्स बनाते हैं या फिर सभी जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, तो ये इन दोनों में से यहाँ तो है ही नहीं कोन्स, तो यही ये जिम्नोस्पर्म यही हुए, बाकी फीचर्स भी सही बैठ रहे। फीमेल गैमेटोफाइट एनवेलप्ड बाय सिंगल लेयर्ड कवरिंग, यानी एक तरह से आर्कीगोनियम सिंगल लेयर कवरिंग से है, उसकी बात कर रहे हैं, और ये फीचर भी हम सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में ही पढ़ते हैं।
ठीक है, इसमें प्लस दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्लॉइड टिश्यू ऑब्जर्व्ड इन जायगोट 3n। ट्रिप्लॉइड टिश्यू जायगोट में जो पेन सेल बनती है ना, पेन मतलब सॉरी पेन जो न्यूक्लियस बनता है वो ट्रिप्लॉइड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिर्फ एंजियोस्पर्म का। ये रहे तो ये एंजियोस्पर्म्स हैं, तो हमें कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए W जिम्नोस्पर्म आने चाहिए, ये रहा। X होना चाहिए टेरिडोफाइट, Y होना चाहिए एंजियोस्पर्म और Z होना चाहिए ब्रायोफाइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको अगर आता है तो सही हुआ होगा। नाउ अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इजी। जो पढ़ता है, जो बच्चे हर चीज़ को पढ़ते हैं उन्हें सब कुछ इजी ही लगता है। अब नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो बात अलग है, उसके लिए तो ये चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करो। हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देख रहे हों जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हों, तो वो क्वेश्चंस देखकर आइडिया ले सकते हैं, तो बिल्कुल इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। क्या पूछा है देखना, इफ द गैमीट ऑफ अ टेट्राप्लॉइड प्लांट कंटेन 26 क्रोमोसोम। प्लांट कैसा है बच्चों? टेट्राप्लॉइड। उसके गैमीट जो हैं, बट ऑब्वियस आपको पता है गैमीट जब बनते हैं तो मियोसिस होता है, तो फॉरेन सेल अगर मियोसिस करेगी तो यहाँ गैमीट हैप्लॉइड नहीं होंगे, यहाँ पे गैमीट डिप्लॉइड बनेंगे, और इस डिप्लॉइड गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 26। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। आपसे पूछा है द नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन सेल्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में? क्रोमेटिड्स का नंबर बताना है आपको। किसमें? एक तो माइटोटिक मेटाफेज में, ओके, एंड दूसरा मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, मियोटिक सेकेंड की मेटाफेज में। इन दोनों में आपको सेल में क्रोमेटिड्स का नंबर बताना है। क्रोमेटिड्स का नंबर तो तभी बताओगे जब क्रोमोसोम का होगा। आप सभी को ये बात पता है ना कि जब भी सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है तो एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड्स जब भी डिवाइडिंग स्टेज में है तो सेल। ओके, तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, आपके पास क्रोमैटिड्स का नंबर आ जाएगा। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम? सी भाई, यहाँ पर आपको बोला है कि अगर ये जो प्लांट सेल है जो 4n है, अब आप अभी गैमीट पे मत जाना, सीधा प्लांट सेल है वो 4n है, तो अगर एक 4n सेल माइटोसिस करेगी बच्चों, अगर एक 4n सेल माइटोसिस करेगी तो आपको पता है ना कि जो सेल साइकिल होता है उसमें G1S G2M 4 फेजेस होती है, मैं आपको पढ़ाते वक्त बताती हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट रुको, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस में G1S G2 और M फेज आएगी और सभी में क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है। अगर G1 स्टेज में सेल 4n थी तो हर स्टेज में क्रोमोसोम्स का नंबर 4n ही रहेगा। ये तो माइटोसिस की पहचान है कि क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता। चाहे से क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करते हैं, बट मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ क्रोमेटिड्स इंक्रीज होते हैं, क्रोमोसोम नहीं। ठीक है, तो अगर 4n की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 4n की वैल्यू कितनी दी है आपको? अच्छा दी नहीं, आपको पता लगानी है, तो बताओ कितनी होगी यहाँ पे, फाइंड आउट कर लो। अगर 2n की वैल्यू 26 है तो n की वैल्यू क्या है? सीधा ऐसे मल्टीप्लाई बाय 4 मत कर देना। 2n की वैल्यू अगर 26 है तो n की वैल्यू क्या हुई बच्चों यहाँ पर? 13, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 52। तो इसका मतलब यू नो कि सेल के पास 52 क्रोमोसोम्स हैं। तो एस फेज में यू नो क्या करती है सेल? क्रोमेटिड्स को डबल कर लेती है। हेयर इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो अगर डीएनए रेप्लिकेट होता है तो यहाँ पर अगर हर क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड था ना, तो इस स्टेज में हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी सेम है, इसके पास भी 1 था, इसके पास भी 1 है, लेकिन यहाँ एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड था, यहाँ एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है। ठीक है, तो अगर यहाँ क्रोमोसोम नंबर 52 है तो यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 52 रहेगा, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हो जाएंगे? क्रोमोसोम 52, यहाँ भी 52, यहाँ भी 52। तो अब आपको क्रोमेटिड्स का नंबर बताना है ना, तो 52 इंटू 2 करना है आपको। ठीक है, तो क्या करें हम? माइटोटिक मेटाफेज, मेटाफेज इज द पार्ट ऑफ एम फेज, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पर ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिनको सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता हैं। कॉन्सेप्ट्स में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को कि भाई यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना है, क्रोमेटिड्स का डबल करना है। तो अगर माइटोटिक मेटाफेज में क्रोमोसोम का नंबर 52 है तो क्रोमेटिड्स का नंबर हो जाएगा बच्चों 52 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 104 क्रोमेटिड्स। ठीक है, 104 क्रोमेटिड्स यहाँ पर
सेल में होंगे। है क्या ऑप्शन कहीं 104? यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो यहाँ भी देख लो। मियोसिस में आपको पता है जब मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर अब हम मियोसिस की कैलकुलेशन करते हैं। अगर सेल मियोसिस करती तो 52 थे ना ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो मियोसिस 1 के बाद कितने रह जाते? 52 का आधा करो। मियोसिस 1 जब पूरा हो जाता तो क्रोमोसोम्स हो जाते 52 के हाफ, यानी ये 52 है, 52 के हाफ यानी कितने बच्चों? 26। ओके, तो क्रोमोसोम्स रह जाते 26। ओके, नाउ अब वो जो 26 क्रोमोसोम है ना वो मियोसिस सेकंड में एंटर कर जाते, तो 26 रहते। यहाँ 26 क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड्स को रेप्लिकेट करते, या फिर इसका एक लॉजिक और होता है बच्चों, मियोसिस सेकंड में ना रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि एक्चुअली में क्या होता है कि मियोसिस सेकंड में यहाँ पर है ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ, इसको मुझे बताना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको ये समझ में आएगा नहीं। सी, ये सेल है, 4 क्रोमोसोम से बता देती हूँ। अगर किसी सेल के पास टोटल 4 क्रोमोसोम थे, इन्होंने अपना अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2n की वैल्यू अगर 4 थी तो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो रिजल्टेंट सेल्स बनती हैं, ये जो 2 सेल्स बनती हैं बच्चों, इनमें होता क्या है कि 2 क्रोमोसोम एक सेल में और 2 क्रोमोसोम दूसरी सेल में चले जाते हैं एज इट इज। ये इधर और ये इधर, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नहीं बता रही हूं अभी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 2 रह गया ना, यहाँ भी 2 रह गया, तो मदर सेल में 4 था लेकिन मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 हो गया, तो ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ कि नहीं? तो रिडक्शनल डिवीजन इसका मतलब यही होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना चाहिए। अब आप अपना लॉजिक इस पर लगाओ। अगर आपके पास जो मदर सेल है वो 4n थी और उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 52 थे, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद सेल कैसे हो गई होगी? 52 का आधा करना है आपको। इन दोनों सेल्स के पास 26 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, 26 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, यस और नो? और हर क्रोमोसोम अपने अपने क्रोमेटिड के साथ ही आया है, तो क्रोमेटिड्स कितने हैं? क्रोमेटिड्स 52 हैं। क्रोमेटिड्स कितने हैं? 52 क्रोमेटिड्स, ठीक है, दोनों सेल्स में। तो मियोसिस सेकंड में जब ये सेल पहुंचेगी ना, मियोसिस सेकंड में जब ये सेल पहुंचेगी ना बच्चों, तो मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम जब मेटाफेज पर आएगी, G1s G2 को क्रॉस करके जब M फेज की मेटाफेज पर आएगी, तो बिल्कुल यही क्रोमेटिड्स आपको नजर आएंगे। यानी यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स का नंबर रहेगा दैट वुड बी 52 क्रोमेटिड्स। ओके, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम कितने रह गए? आधे, 20, ठीक है, क्रोमोसोम कितने रह गए? 26, इसलिए क्रोमेटिड्स कितने हो गए? 52। तो इसलिए यहाँ 104 क्रोमेटिड्स और यहाँ 52 क्रोमेटिड्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 104 एंड 52 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें सारे सेल डिवीजन के जो स्टार्टिंग में जो बेसिक्स हम पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो पता है तो आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार सेल डिवीजन का लेक्चर दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स अपलोडेड है हमारे चैनल के। आपको पता, अगर किसी को नहीं पता है इसका लॉजिक, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे जाएं, लेक्चर देखें और समझें कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम इसी सेक्शन में। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा ट्रिकी सा भी क्वेश्चन था तो इम्यूनिटी पर बेस्ड, बट इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के लिए एक एलिजा टेस्ट यूज किया जाता है, उस पर क्वेश्चन था। तो ये तो इसका पैराग्राफ है, ये मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। ये पैराग्राफ एक्चुअली में एलिजा टेस्ट को बता रहा है। एलिजा टेस्ट ना एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसमें ये आपको 3 सिंबल्स दिए हैं, कुछ वेल्स होते हैं और उन वेल में एंटीबॉडी जो वाई शेप मॉलिक्यूल है उनकी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जिस भी एंटीजन का पता लगाना है उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को नीचे बिछा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ओके। अब क्या करते हैं कि अब इस वेल में जिसमें आपने एंटीबॉडी कोटिंग लगा रखी है उसमें एंटीजन्स को डालते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एडिशन ऑफ लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन। इसका क्या मतलब है? लेबल्ड एंटीजन का मतलब होता है एंटीजन प्लस कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल। कुछ एंटीजन्स को लेबल्ड कर दिया जाता है, ये भी लेबोरेटरी में डिजाइन किए जाते हैं। जिस भी डिजीज का हमको पता लगाना है उसी के पैथोजन के एंटीजन्स को लेबल्ड फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है। लेबल्ड यानी उनको
कुछ कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर लिया जाता है और उन्हें कह देते हैं लेबल्ड एंटीजन्स, ठीक है। और अनलेबल्ड एंटीजन्स का मतलब है ओनली एंटीजन्स। जैसे अगर आपने पेशेंट का ब्लड लिया है, ठीक है, तो उसमें तो सिंपली एंटीजन्स होंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, और चाहे लेबल्ड एंटीजन हो या अनलेबल्ड एंटीजन हो, दोनों ही एंटीबॉडी से बाइंड हो सकते हैं, यस। क्योंकि भाई एंटीबॉडी तो स्पेसिफिक है ना एंटीजन के लिए, बस आपने लेबल्ड करने में उससे कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल को ही तो अटैच किया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन्स का, तो वो सभी जाकर एंटीबॉडी से बाइंड हो जाते हैं। कुछ जो फ्री एंटीजन्स रह गए उनकी वॉशिंग कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, वॉश ऑफ कर देते हैं, और फिर फाइनल स्टेप में वो जो कलर डिटेक्टर होता है, एक मेथड होता है एक अलग से, उसके थ्रू पता लगा लेते हैं कि भाई कलर प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। कलर किस केस में प्रोड्यूस होगा, जब लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जिन जिन एंटीबॉडीज पर लेबल्ड एंटीजन्स अगर जुड़े हैं, तो लेबल्ड एंटीजन जितने ज्यादा जुड़े हैं उतने ही ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, और अनलेबल्ड एंटीजन्स अगर जुड़े हैं तो कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये भी एंटीबॉडी से जुड़ेंगे, बात समझ रहे हो ना आप मेरी, ये भी एंटीबॉडी से जुड़ेंगे, बट यहां पर ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और जब ये एंटीबॉडी से जुड़ेंगे तो ये कलर प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि ये लेबल्ड एंटीजन्स हैं। तो हमें कलर की इंटेंसिटी के बेसिस पर हम पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन का पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से, 3 क्वेश्चंस थे इस पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक टेबल दे दिया आपको, सपोज दैट दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अ वायरस, द लेबल्ड एंटीजन्स हैव द सेम कैपेसिटी एज दैट ऑफ एक्चुअल एंटीजन्स, ठीक है, वही अनलेबल्ड एंटीजन्स की बात हो रही है। द सीरम फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एंड अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आर एडेड। अब यहाँ पे 3 तरह के सैंपल्स तैयार करें, 3 वेल्स हैं, ठीक है। हर वेल में एंटीबॉडी कोटिंग तो लगाई रखी है। एक वेल में सिर्फ लेबल्ड एंटीजन डाले जिसको कंट्रोल नाम दिया है, दूसरे वेल में एक्स जिसको नाम दिया है लेबल्ड एंटीजन प्लस सीरम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन डाला है, इन्फेक्टेड पर्सन का सीरम ले लिया, और वाई जो वेल है उसमें क्या किया है, लेबल्ड एंटीजन्स भी डाले हैं और एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का सीरम भी डाला है। तो इसका मतलब तीनों वेल में लेबल्ड एंटीजन तो है ही है, यानी कलर तो आएगा ही आएगा तीनों में, है ना। प्लस इसमें कोई दूसरा एंटीजन नहीं है, यहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड पर्सन का एंटीजन है, यानी स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर दूसरा, मतलब एक तरह से यूं मान लो बच्चों, सीरम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब यहाँ अनलेबल्ड एंटीजन्स भी हैं। लेबल्ड एंटीजन प्लस अनलेबल्ड एंटीजन, लेबल्ड एंटीजन प्लस नो अदर एंटीजन, है ना, और इसमें लेबल्ड एंटीजन प्लस अगेन नो अदर एंटीजन। यहां पर भी तो स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो नहीं है ना, नो स्पेसिफिक एंटीजन। तो अब तुम मुझे बताओ सोच के कि तीनों में कलर तो आएगा, इसकी वजह से सबसे ज्यादा कलर किस में आना चाहिए, सोचो। जहां पर सारे के सारे एंटीबॉडी से सिर्फ लेबल्ड एंटीजन ही जाकर जुड़े, जो कि इसमें पॉसिबल है, तो यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेंस कलर प्रोड्यूस होगा कंट्रोल वाले बॉक्स में, मोस्ट इंटेंस कलर, ठीक है। एक्स वाले वेल में क्या होगा, कुछ एंटीबॉडीज पर लेबल्ड एंटीजन्स बाइंड होंगे और कुछ एंटीबॉडीज पर अनलेबल्ड भी तो बाइंड होंगे, वो फ्री थोड़ी ना छोड़ेंगे उनको, तो इसका मतलब कम कलर प्रोड्यूस होगा, तो यहां पर लेस कलर प्रोड्यूस इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और थर्ड केस में बताओ क्या होगा, थर्ड केस भी तो लगभग इसके जैसा ही हो गया, लेबल्ड एंटीजन्स तो है ही लेकिन अनलेबल्ड स्पेसिफिक एंटीजन तो नहीं है, तो वो तो बाइंड नहीं हो रहे, तो अगेन लेबल्ड एंटीजन ही जाकर बाइंड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि आपने नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड डाल रखा है, तो हो सकता है इन लेबल्ड एंटीजन को बाइंड होने में थोड़ी दिक्कत आए, है ना, थोड़ा वो इंटरफेयर करें, लेकिन इससे तो ज्यादा ही कलर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें इस वाले केस में ही सिर्फ अनलेबल्ड एंटीजन्स थे, तो यहां पर भी कलर प्रोड्यूस होगा, यहां पर भी कलर प्रोड्यूस होगा, लेकिन कंपेयर करें अगर आप तीनों का, तो सबसे ज्यादा कलर आएगा कंट्रोल में, उससे कम कलर, यहां लिख देती हूं, सबसे ज्यादा कलर आएगा कंट्रोल वेल में, उससे कम कलर किस में आएगा, वाई में, और सबसे कम कलर आएगा एक्स में, ठीक है। द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ अनलेबल्ड स्पेसिफिक एंटीजन्स, अनलेबल्ड स्पेसिफिक एंटीजन्स। तो अब देख लो क्या पूछा है आपसे, आफ्टर द बाइंडिंग एंड वॉशिंग if there is we will detect, तो based on this experimental setup which is correct, सीधी सीधी बात पूछी है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है इंटेंसिटी ऑफ द कलर फ्रॉम एक्स, एक्स की जो इंटेंसिटी है इट विल बी लेस देन फ्रॉम कंट्रोल,
बिल्कुल सही है। एक्स की इंटेंसिटी कंट्रोल से कम होगी, ये मैंने कलर इंटेंसिटी लिखी है, रीजन बता दिया ऊपर क्यों, तो ये बात सही लग रही है हमको। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिटेक्टेड फ्रॉम एक्स इज मोर देन कंट्रोल, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिटेक्टेड फ्रॉम एक्स इज लेस देन कंट्रोल, ये बात तो ठीक थी, बट इज मोर देन वाई। यहाँ पे आपको इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी दे दिया कि अगर आपने सिर्फ इन्हीं दोनों का कंपेयर किया एग्जाम में तो आपको y का भी पता होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में कहा है कि x में कलर इंटेंसिटी y से ज्यादा होगी, बट नहीं बच्चों, मैं रीजन बता चुकी हूँ, x में कम होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिटेक्टेड फ्रॉम x एंड y आर इक्वल टू ईच अदर एज वेल एज, तीनों में इक्वल होगी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट वन। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स अगर पता है तो ही कर पाएंगे, ठीक है। चलो, या फिर एकदम अच्छे से पैराग्राफ को पढ़कर समझने की आपके अंदर कैपेसिटी है तो भी आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या था? कंसिडरिंग द फैक्ट रिगार्डिंग एंट्री ऑफ पैथोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट, क्या ऑप्शन बताना है आपको? जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को शो करे। आप सभी को पता है कि अगर कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहले समझता है, फर्स्ट टाइम एंट्री है तो उसको समझता है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे एंटीबॉडी का लेवल जब पीक पर आ जाता है तो वो एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया को, वायरस को मारना शुरू कर देती हैं, और बैक्टीरिया वायरस का नंबर कम हो गया है तो अब ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, तो इम्यून सिस्टम भी काम करना कम कर देता है और धीरे धीरे एंटीबॉडीज का लेवल नॉर्मल आ जाता है। जीरो नहीं होता क्योंकि हमेशा कुछ मेमोरी सेल्स बनी रहती हैं। ये फर्स्ट टाइम है अगर एनकाउंटर हुआ है तो उसकी बात है। अगर सेम पैथोजन दोबारा से सेकेंड टाइम हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो अब की बार एंटीबॉडीज को बनाने में, जैसे मान लो पहले 7 डेज लगे बनाने में, तो सेकेंड अटैक में 7 डेज नहीं लगेंगे। एंटीबॉडीज तो तैयार ही हैं, बस उनका नंबर बढ़ाना है, तुरंत उस पर अटैक हो जाएगा। इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स को मोर इंटेंसिफाइड कहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे नहीं गए, इस क्वेश्चन में तो सिंपली कहा है कि भाई पैथोजन की एंट्री हुई है, एंटीबॉडीज बनी है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन। क्या क्या दिया है? एक्स एक्सिस पे इन्फेक्शन डेज दिए हैं 0, 7, 14, और वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन सर्कुलेशन, ठीक है, यानी एंटीबॉडी लेवल इन ब्लड, एक तरह से ब्लड में एंटीबॉडी का क्या लेवल है। तो बताओ अभी भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे कौन सा ग्राफ सही बैठ रहा है? इसमें बिल्कुल वही बताया जो मैंने कहा कि अगर इस दिन इन्फेक्शन हुआ तो लगभग 7th डे से एंटीबॉडीज बनने लग गई, 14th डे पर लगभग पीक पे पहुंच गई और फिर उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया, अब उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो एंटीबॉडीज बनना कम हो गई, 1 मंथ में रिकवरी हो गई पूरी, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें कहा है कि ऑलरेडी जब 0 डे था इन्फेक्शन का, फर्स्ट डे पे ही एंटीबॉडीज पीक पर है और धीरे धीरे कम हो गई, कभी भी फर्स्ट डे पर पीक पे नहीं पहुंच सकती हैं, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है? थर्ड ऑप्शन वाला ग्राफ तो बिल्कुल ही अलग बात कह रहा है, इसका जस्ट उल्टा कर दिया, पहले हाई थी फिर लो चली गई फिर हाई हो गई। ये इस रिलेशन को सही से नहीं बता रहा क्योंकि इन्होंने कोई एबनॉर्मल कंडीशन की बात नहीं, इन्होंने नॉर्मल तरह से इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की बात की है, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन में भी बच्चों क्या गलती है कि यहाँ पर ये सीधा 0, मतलब फर्स्ट डे मान लो, फर्स्ट डे पर सीधा एकदम से शूट कर गई एंटीबॉडीज, ऐसा भी नहीं होता। एंटीबॉडीज को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो दिस इज द ओनली करेक्ट ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अब इसी नॉलेज से रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन था वो सेम इसी पर था बच्चों बेस। यहाँ क्या पूछा था आपसे? सब्जेक्टिव, मतलब आपको सब्जेक्टिव पैटर्न में आंसर देना था, सही बताने थे इसमें से। अगेन यहाँ पे ग्राफ दे दिया आपको, इस ग्राफ में ध्यान से देखना, ये तो वही है डे ऑफ इन्फेक्शन, ये एंटीबॉडी लेवल है, 2 ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ में ये वाला जो पैटर्न है तो अभी अभी जो मैंने बताया वही है ना, प्राइमरी इन्फेक्शन, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, यहाँ पर इन्फेक्शन खत्म हो गया था 28th डे पर, बट अचानक से क्या ऐसा क्या हुआ होगा बॉडी में कि फिर से एंटीबॉडीज बढ़ी और इससे कितना ज्यादा हाई हुई, रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, दोबारा से उस बैक्टीरिया ने किसी वजह से इन्फेक्शन कर दिया, छुप गए थे और अचानक से अपना नंबर बढ़ा लिया। ऐसा बहुत बार होता है, यू नो। तो जैसे ही यानी ये जो y वाला पॉइंट है ये सेकंड इन्फेक्शन को, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन को बता रहा है, सेकंड टाइम इन्फेक्शन को बता रहा है, और जो x है ये फर्स्ट टाइम एंट्री को बता रहा है, जब पैथोजन ने फर्स्ट टाइम एंट्री ली हमारी बॉडी में, ठीक है। तो p वो पॉइंट है जब एंटीबॉडीज पीक पर थी और फिर उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। एक ग्राफ तो ये है।
एक और ग्राफ आपको दिख रहा है, इसके नीचे एक और व्हाइट लाइन जा रही है, इसमें जो भी इन्फेक्शन हुआ है ना बॉडी में, उसमें एंटीबॉडीज को डेवलप होने में अच्छा खासा टाइम लगा है बच्चों। ऐसा भी कई बार होता है, देखा जाए तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये भी एक तरह से किसी अटैक का ही ग्राफ है। इस अटैक में जो बैक्टीरिया है उसको समझने में, उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करने में बॉडी ने काफी टाइम लिया है, बट फर्स्ट पीक ही आया है ना ये, तो इसका मतलब ये फर्स्ट इन्फेक्शन ही है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये भी किसी फर्स्ट इन्फेक्शन को ही बता रहा है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो भी मैंने आपको इन्फेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट बताया ना, ये सेम कॉन्सेप्ट बच्चों वैक्सीन पे भी अप्लाई होता है। वैक्सीन पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, क्योंकि वैक्सीन में हमारी बॉडी में क्या दिया जाता है, एक कोई भी पैथोजन को, यहाँ पे लिखा भी है एसएस क्वेश्चन में, ये देखो, वैक्सीन मीडिएटेड इम्यून प्रोटेक्शन डिपेंड ऑन दिस रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल वैक्सीन आर किल्ड और वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस। एक्चुअली में वैक्सीन्स में हमारी बॉडी में पैथोजेंस को वीक करके डाला जाता है, जिससे बॉडी उस पैथोजन को समझे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए और उन एंटीबॉडीज को स्टोर कर ले। ठीक है, तो दो तरह के इन्फेक्शंस दिखाएं, एक में जल्दी डेवलप हो गया, एक में थोड़ा टाइम लिया, बट है तो ये फर्स्ट पीक, तो ये भी किसी ना किसी फर्स्ट इन्फेक्शन को बता रहा है। ठीक है, अब आप देखो, आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए मैंने, नाउ यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द आंसर्स। एमसीक्यू नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर देना था। एंट्री ऑफ न्यू पैथोजन, मतलब पूछा है कि भाई आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटीज, इसमें से आपको एक्स वाई पी एंड क्यू के टर्म्स में आंसर देना है। ठीक है, तो एंट्री ऑफ न्यू पैथोजन इनटू द बॉडी, कौन सा पॉइंट इसमें से एंट्री ऑफ न्यू पैथोजन को बता रहा है, एक्स, चाहे इस ग्राफ के लिए हो चाहे इस ग्राफ के लिए हो। सेकंड, एनकाउंटर ऑफ अ पैथोजन, सिंपली वाई। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन वही एक्स, चाहे किसी भी ग्राफ के लिए हो, एक्स पे ही वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है जब एंटीबॉडीज ने बनना शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन, बूस्टर डोज इज जस्ट इक्वल टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी वाई, जब बूस्टर डोज लगती है तो दोबारा से एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता है। ठीक है, नाउ ये तो पॉइंट्स थे इन्फेक्शन, एंट्री ऑफ पैथोजेंस के लिए, या फिर वैक्सीन जिसमें भी तो एंट्री ऑफ पैथोजन ही हो रही है। अब जो बाकी के 5 क्वेश्चन है उन सब में एंटीबॉडी लेवल पूछा है, तो एंटीबॉडी लेवल एक्स और वाई थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटीबॉडी लेवल या तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको तो कोई सिंबल ही नहीं दिया क्वेश्चन में, या पी रिप्रेजेंट कर रहा है या क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे जो एंटीबॉडी लेवल है। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको पी और क्यू के टर्म्स में देने हैं, ये बात ध्यान रखना। ये सारे किससे रिलेटेड थे, ये एंट्री ऑफ पैथोजन से रिलेटेड थे, और ये वाले जो क्वेश्चंस पूछे हैं दे आर रिलेटेड टू एंटीबॉडी लेवल। तो अब बताओ, एंटीबॉडी लेवल अपॉन एंट्री ऑफ अ न्यू पैथोजन, तो न्यू पैथोजन पे या तो ये पीक आएगा या ये आएगा, इसके लिए कुछ नहीं दिया सिंबल, तो हमें तो क्यू के रेफरेंस में आंसर देना है। समझ गए? एंटीबॉडी लेवल अगर यहाँ पे मान लो एक्स यहाँ पर मान लो ए लिख रहा होता तो फिर मैं क्यू एंड ए दोनों लिखती। ठीक है, एंटीबॉडी लेवल अपॉन सेकेंड एंट्री ऑफ अ पैथोजन, तो लेवल ऑफ एंटीबॉडी पी हो जाएगा। एंटीबॉडी लेवल अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वैक्सीन, जब भी कोई वैक्सीन हमें दिया तो या तो एंटीबॉडी लेवल ये आता या फिर ये आता फर्स्ट टाइम पे, तो इसका कोई सिंबल नहीं है, तो अगेन आंसर इज क्यू। एंटीबॉडी लेवल अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बूस्टर डोज, तो बूस्टर डोज का टाइम तो था वाई और एंटीबॉडी लेवल क्या है उसका पी। समझ रहे हो? एंटीबॉडी लेवल अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट अ डिफरेंट पैथोजन, इसकी जगह किसी और पैथोजन के लिए अगर वैक्सीन दी गई है, ये क्यूपी तो आपने आंसर दे ही दिए, तो अगर सॉरी मतलब इसमें तो आपने आंसर दे दिए, तो अगर किसी दूसरे वैक्सीन के लिए ही दी गई है तो अगेन या तो ये वाला लेवल आता है या ये, अगेन इसके लिए नहीं है सिंबल, तो यहाँ पर हमारा आंसर फिर से क्यू हो गया। मतलब इसमें भी एक तरह से ना यही पूछा है, एंटीबॉडी लेवल अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वैक्सीन, उसी पैथोजन का या दूसरे पैथोजन का। ठीक है, आ गया समझ में? अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मानती हूं अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पता हैं इम्यून सिस्टम के तो आपने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सही किया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे बच्चों। लास्ट 2 क्वेश्चंस भी अच्छे खासे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन है तो बायोलॉजी का, बट इसमें पूरी मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, साइंस में तो भाई मल्टी स्ट्रीम क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो डाइजेस्टिव ट्रैक से लग रहा है, लेकिन इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक की नॉलेज का कहीं यूज नहीं है। आपको मैथमेटिक्स में सिलेंडर वगैरह के सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगाने हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। समझो क्वेश्चन को क्या है। आपको कहा है कि हमारी इंटेस्टाइन में जो सब म्यूकोजा होती है उसमें लगभग इतने माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ये नंबर है माइक्रोविलाई का। ठीक है, इन गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक दैट इज एलिमेंट्री कैनाल,
ईच माइक्रोविलस इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ की पॉइंट, आपको दे दिया भाई यहाँ पे, यानी रॉड यानी सिलेंडर वाले फॉर्मूला अप्लाई करने हैं आपको, ठीक। प्रेजेंट ऑन एपिथेलियल सेल ऑफ सबम्यूकोसा, डायमेंशंस क्या है माइक्रोविलाई की, 1 म्यूएम तो लेंथ है, ये 1 म्यूएम है, एंड 0.1 म्यूएम इसका डायमीटर है, ठीक है। अच्छे से डायग्राम भी दे रखा है, सिलेंडर टाइप आपको दिख ही रहा है, डायमीटर दे दिया और लेंथ दे दी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में पहले से सोल्यूशन लिख के रख लिया जिससे ज्यादा टाइम ना लगे। डायमीटर 0.1 और लेंथ 1, डायमीटर से रेडियस निकालनी सबको आती है, हाफ कर दो, ठीक है। अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है सिलेंडर का, 2πr/r+h। क्यों लगा रहे हैं हम ये समझो। पूछा क्या है आपसे कि इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, अब थोड़ी पहले बायोलॉजी की नॉलेज काम आएगी, इन अ पर्टिकुलर कंडीशन एसोसिएटेड विद इंट्रैक्टेबल डायरिया, एक पर्सन को बार बार डायरिया की प्रॉब्लम है और जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, द एवरेज लेंथ ऑफ द माइक्रोविलस इज फाउंड टू बी रिड्यूस्ड बाय 66%। उसके कुछ ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से उसके जो माइक्रोविलाई की नॉर्मल लेंथ जो 1 म्यूएम होनी चाहिए थी बच्चों, उसमें 66% का रिडक्शन हो गया है। तो आपको 1 म्यूएम का 66% निकालकर उसे 1 में से माइनस करना है, देन यू विल गेट द न्यू लेंथ, कि इस कंडीशन में न्यू लेंथ क्या होगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन सेम है, डायमीटर सेम रखना है। Assume that absorption is happening predominantly, हमको पता ही है मेनली एब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई करते हैं। Calculate in terms of percentage how much would be the loss in total surface area। इसलिए हम सरफेस एरिया पे गए, आपको ये बोला है कि नॉर्मली जो सरफेस एरिया होता वो आपको फाइंड आउट करना है, और अगर इस जेनेटिक कंडीशन की वजह से लेंथ में 66% का रिडक्शन हुआ है तो फिर सरफेस एरिया नया कितना है, और वो जो नया सरफेस एरिया वो नहीं पूछा, आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द लॉस इन टोटल सरफेस एरिया। तो आपको दोनों को कंपेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन में क्या करना है, हेल्दी में सरफेस एरिया निकालना है, इस कंडीशन में सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों को माइनस करके परसेंटेज निकालना पड़ेगा, पर है ना, हाउ मच वुड बी, ये रहा परसेंटेज में पूछा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, और क्लियर कट लिखा था बच्चों क्वेश्चन में, आंसर विदाउट कैलकुलेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आपको वहां पे जो भी स्पेस गिवन था उसमें कैलकुलेशन भी करके आनी है, क्लियर। तो देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया, 2πr, r की वैल्यू रेडियस ये रही, और r+h, ये नॉर्मल जब हेल्दी कंडीशन में इतना सरफेस एरिया आ गया, इनको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ठीक है कर लेना। अब मैं जा रही हूँ जेनेटिक कंडीशन पे, जब अगर उसे जेनेटिक डिफेक्ट है ना, तो जेनेटिक डिफेक्ट में कहा गया है कि 66% लॉस हुआ है, तो 66% यानी 0.66, तो न्यू लेंथ क्या है 0.34। पहले न्यू लेंथ निकालेंगे, फिर उस न्यू लेंथ को सरफेस एरिया में रखेंगे, आर तो सेम ही रखना है, लेंथ मैंने चेंज कर दी, ठीक है, ये रख दी 0.34। तो अब की बार जो नया सरफेस एरिया मिला वो है 0.122, और यहां पर पुराना क्या था 0.33, ठीक है। रिड्यूस तो हुआ है, कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है बताओ। पहले लॉस इन सरफेस एरिया निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और फिर उसको जो भी आपका लॉस आया उसको इनिशियल से कंपेयर करके परसेंटेज निकाल दो, तो 63% वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशंस अपने आप कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या लगाना है, ओके। बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते लगा कि मैं मैथ्स पढ़ाने लग गई क्वेश्चन ही ऐसा था, क्या करें, ठीक है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं, 11th-12th की बात अलग है, वहाँ बच्चे कह सकते हैं कि नीट में हमारा ऐसे मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन क्यों आ गया, बट यहाँ तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, जो देखने में बड़ा ही डरावना सा क्वेश्चन है, बट ध्यान से अगर देखोगे ना तो सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे। सी, इस क्वेश्चन में क्या किया, मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या पूछा गया था बच्चों। यहाँ पे कहा गया कि एक फार्मर के पास 4 फार्म्स हैं ABCD, उसने 5 साल तक खेती की है चारों फार्म्स में। फर्स्ट फार्म में वीट, सोयाबीन एंड राइस उगाया है, दूसरे में भी यही उगाया है। थर्ड फार्म में मेज, पी एंड ट्रैप प्लांट, ग्रासेस होती है एक तरह की, और डी में भी यही उगाया है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना नंबर्स, इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि उसने हर फार्म को 7 लेन्स में डिवाइड किया था, ओके। तो ये जो नंबर है ये आपको बता रहा है कि जब 2015 में उसने फार्मिंग की तो वीट, तो एक तरह से 1 to 7 हर लेन में वीट ही उगाई है, सोयाबीन और राइस नहीं उगाया। फिर 2016 में उसने क्या किया, सोयाबीन उगा लिया, 2017 में सिर्फ राइस ले लिया, फिर 2018 में दोबारा वीट, फिर सोयाबीन, फिर राइस, ऐसे करके वो कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये आप समझ गए होंगे कौन सा पैटर्न है बच्चों ये क्रॉपिंग का, दिस इज द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ऐसे ही तो करते हैं,
हर साल अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाते हैं, और वो ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो। जैसे एक बार सीरियल्स में व्हीट लगाया तो अगली बार कोई प्रोटीन रिच लेग्यूम फैमिली की क्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लेग्यूम प्लांट्स में जैसे सोयाबीन है तो लेग्यूम प्लांट्स की रूट में वो रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसलिए फायदेमंद रहता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। समझ में आ गया? चलो अब बी फील्ड में क्या करा उसने, देखना अगेन इन तीनों की खेती की है। पैटर्न देखो फार्मिंग का क्या है, राइस तो उगाया ही नहीं है, राइस तो उसने ग्रो ही नहीं किया है, ठीक है, राइस तो उसने जीरो रखा है, सिर्फ वीट और सोयाबीन की क्रॉपिंग की है। और वीट और सोयाबीन को कैसे ग्रो करवाया है, ध्यान से देखना कि अगर जैसे आप समझ रहे हो ना, ये फील्ड है, थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ, ये अगर एक फील्ड है तो इस फील्ड में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 लेन है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर यहाँ वीट लगाया 1 3 5 और 7 में, तो बाकी में क्या लगाया था, सोयाबीन। ओके, ऐसे तो किया 2 4 6, फिर अगले साल चेंज कर दिया, अगले साल इन तीनों में वीट लगाया, बाकी चारों में सोयाबीन, फिर उसके बाद ये पैटर्न रिपीट हो गया और फिर ये पैटर्न। तो वो क्या कर रहा है, लेन को चेंज कर रहा है, जिससे सेम सॉइल से सेम टाइप के फर्टिलाइजर्स ना खत्म हो, सॉइल में दोनों तरह के प्लांट हर साल अपना अपना फर्टिलाइजर लें और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। तो इस तरह के पैटर्न को क्या कहते हैं बताइए? दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। ये भी आपको पता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। अब देखो थर्ड केस में क्या कर रहा है वो, जो उसका सी फार्म है वहां पे वो उगा रहा है मेज, पी एंड ट्रैप प्लांट। पहले तो ट्रैप प्लांट क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है बच्चों जिसको कहते हैं पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी, पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी, जो कि एक तरह से इंटर क्रॉपिंग का ही टाइप है, अ टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग, जिसमें क्या करते हैं फार्मर्स कि जो भी क्रॉप्स लगाते हैं उनमें एक तो मेजर क्रॉप होती है। यहां पर आप यूं समझ लो कि जो मेज है ना, ये मेजर क्रॉप है जिसको वो बचाना चाहता है। पी प्लांट जो है ये पुश क्रॉप है जो इंसेक्ट्स को रिपेल करती है। और ट्रैप का मतलब फंसाने वाली, ग्रासेस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। सोचो यस, ऐसे इसको कहते हैं पुल क्रॉप, ऐसे भी टेक्नोलॉजी होती है। तो क्या करना चाहिए उसे अपने फार्म में, सोचना अगर वो सबसे बाहर वाले बॉर्डर्स पे तो लगा दे ट्रैप पुल, यहाँ पे लगा दे 1 और 7 में ट्रैप प्लांट। तो इंसेक्ट जब यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा तो क्या होगा, जब इंसेक्ट दोनों तरफ से एंटर करने की, मतलब इसको आप 3D में समझ लेना, मैं भी समझाने के लिए यहाँ पे 2D में बता रही हूँ। तो जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे मान लो यहाँ इसने लगाया है ट्रैप ग्रास दोनों तरफ, ठीक है, तो बाहर से पूरे बॉर्डर पे, तो बाहर से जब इंसेक्ट आएगा तो ट्रैप के बाद नेक्स्ट 3 और 5 पे, सॉरी यहाँ पे मेज लगाया है, मेन क्रॉप, इसी से लिख रही हूँ मैं अभी, मेज कहाँ लगाया है 2 4 एंड 6 में, और यहाँ पे दोनों जगह लगाया है पी, ये रहा पी। तो क्या होगा देखना, ये जो है ट्रैप ये इंसेक्ट को खींचेगा, इंसेक्ट आएगा, भाई मेज मिल गया, अच्छी बात है, पर जैसे इंसेक्ट आगे बढ़ने की कोशिश करेगा पी प्लांट उसको रिपेल कर देगा, तो यहाँ इंसेक्ट पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ से भी ऐसा ही देखो, इंसेक्ट आया, इसने ट्रैप किया, उसको मेज मिल गया, अच्छी बात है, पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पी उसे रिपेल कर देगा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में इंसेक्ट फंस जाता है, अपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाता और धीरे धीरे इंसेक्ट छोड़ के चले जाते हैं उस एरिया को, ठीक है। तो इस पैटर्न को कहते हैं पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी, बट ये तभी सक्सेसफुल है जब इसी पर्टिकुलर तरह से लगाया हो। अगर ट्रैप को वो सबसे बीच में लगा देता तो फिर उसे बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो ये भी एक बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है इंटरक्रॉपिंग की। डी केस में उसने क्या किया देखना, डी केस में उसने इन्हीं तीनों क्रॉप्स को लगाया, लेकिन ट्रैप प्लांट को सिर्फ फर्स्ट लेन में ही लगाया, चारों तरफ से, मतलब पूरे बॉर्डर पैक नहीं हुए। और वीट को 2 और 4 में लगा दिया और मेज को 3 5 6 7 में लगा दिया। तो कोई पैटर्न यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर नो स्पेसिफिक पैटर्न, क्लियर। तो इसमें सबसे ज्यादा उसको जो सबसे कम जो यील्ड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा बच्चों, इसी डी फार्म में। अब आप ऑप्शंस फिल कर लो। सी, इंटरक्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच फार्म, इंटरक्रॉपिंग इन बी, कौन कौन से साल में किया है, सभी ईयर्स में, ईयर्स ऑल, है ना। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द फार्म, क्रॉप रोटेशन किस में की है, फार्म ए में। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें कहा है राइस, मेज, वीट, पी और ट्रैप ग्रास में रिप्लेस सोयाबीन इन फार्म बी, यानी जिसमें
मिक्स क्रॉपिंग चल रही है विदाउट अफेक्टिंग यील्ड ऑफ प्लांटेशन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आपको बताना था कि क्या पूछ रहा है कि अगर फार्म बी में वीट के साथ वो सोयाबीन की जगह, कह रहा है ना रिप्लेसिंग सोयाबीन, इनमें से किसी को लगाना चाहे तो बताओ किस किस को लगा सकता है। तो बच्चों इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इंटरक्रॉपिंग में आप कोई भी जो दूसरी क्रॉप है या तो दो अलग अलग स्पीशीज की क्रॉप चुन सकते हैं या सेम स्पीशीज के भी दो कल्टीवर्स ले सकते हैं। मैं दोनों वीट भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया देखने होते हैं, वो सब आपको पढ़ने नहीं होते हैं, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अगर वीट के साथ मैं वीट भी ग्रो करवा सकती हूँ, ठीक है, सोयाबीन भी लेग्यूम है, पी भी लेग्यूम है, उसे भी करवा सकते हैं, ट्रैप ग्रासेस भी ग्रो करवा सकते हैं, मेज, राइस, यानी एक तरह से सभी ऑप्शंस यहाँ पे एप्रोप्रिएट हैं जिनको आप इंटरक्रॉपिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? देन फोर्थ, द फार्म दैट इज लाइकली टू प्रोवाइड लीस्ट यील्ड, सबसे कम उसे बेनिफिट किस में होगा? फार्म डी में, ठीक है। एंड वन ऑफ द एफिशिएंट फार्मिंग स्ट्रेटजीज टर्म्ड पुश पुल टेक्नोलॉजी, इसका मीनिंग बताया पुश पुल क्या होता है? प्लांटिंग इंसेक्ट अट्रैक्टिंग ग्रास ट्रैप और पुल क्रॉप एट द बॉर्डर ऑफ फील्ड एंड इंसेक्ट रेपेलेंट लेग्यूमिनस पुश प्लांट इन बिटवीन द मेन क्रॉप, मेन क्रॉप के अलग अलग, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को कहाँ यूज किया गया है? फार्म सी में। समझ में आ गया? ठीक है। एंड लास्टली इसी से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और था, केमिकल एंड विजुअल क्यूज गिविंग, क्यूज मतलब सिग्नल्स, जो ट्रैप क्रॉप होती है बच्चों वो कुछ ऐसी क्रॉप चुनी जाती है जो कुछ केमिकल या विजुअल सिग्नल्स दे जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। तो यस, इट इज इंपॉर्टेंट वाइल चूजिंग एज अ ट्रैप क्रॉप, बिल्कुल सही बात है। मोनोकल्चर ऑफ मेज इन अ फार्म, अगर हम ये सारे पैटर्न में, तो आपने मिक्स क्रॉपिंग के पैटर्न्स पढ़े अलग अलग, जहां पे एक से ज्यादा क्रॉप यूज होते हैं, मतलब मल्टी क्रॉपिंग के पैटर्न। लेकिन ये आपसे बोल रहा है कि अगर हम मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर करते मेज का, ठीक है, तो इट वुड बी मोर ससेप्टेबल टू न्यू पेस्ट इन्फेस्टेशन ओवर फार्म ए, बी एंड सी। गलत भाई, अगर आप मोनोकल्चर कर रहे हो तो कोई एक पर्टिकुलर पेस्ट उसके लिए अडाप्ट हो जाएगा और वही हर बार आपकी क्रॉप को खराब करेगा, बार बार न्यू पेस्ट इन्फेस्टेशन वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो मोनोकल्चर सेम पेस्ट इन्फेस्टेशन को बढ़ाता है और यही सबसे मेन दिक्कत है कि मोनोकल्चर में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है कई बार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग, ध्यान से सुनना, वुड डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। पेस्ट को डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा, ये कह रहा है नेचुरल एनिमीज मींस प्रीडेटर्स ऑफ इंसेक्ट्स। हम तो चाहते हैं ना कि फार्म में इंसेक्ट्स के प्रीडेटर्स हों, भाई ऐसे इंसेक्ट जो पेस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं, जितने ज्यादा फार्म में उनके प्रीडेटर, मान लो उनको खाने वाला कोई बर्ड है, उन इंसेक्ट को डिजीज करने वाला कोई बैक्टीरिया, वो सब उनके प्रीडेटर्स कहलाएंगे, उन सबके नेचुरल एनिमीज कहलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसी क्रॉपिंग करना चाहते हैं ना जिसमें पेस्ट के प्रीडेटर्स ज्यादा हों, जिससे क्या होगा? जिससे पेस्ट को नुकसान होगा, पेस्ट खत्म होगा तो हमें फायदा होगा। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि मिक्स क्रॉपिंग इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करती है। अगर मिक्स क्रॉपिंग इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करती तो फिर हम मिक्स क्रॉपिंग क्यों करते? मिक्स क्रॉपिंग तो बच्चों इस प्रैक्टिस को एनहांस करती है, वो इंसेक्ट्स के प्रीडेटर्स को अट्रैक्ट करती है, बढ़ाती है। तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। इसने कहा है कि ये, जबकि मोनोक्रॉपिंग इसको डिस्करेज करती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। देन लास्ट, पेस्ट इन्फेस्टेड सीरियल क्रॉप कैन बी रेस्क्यूड बाय यूजिंग पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, जैसे सीरियल, मेज वगैरह, इनके लिए बहुत कॉमनली अगर उसमें बार बार पेस्ट का इन्फेक्शन हो रहा है तो आप पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी लगा दो, धीरे धीरे पेस्ट वहां से खत्म हो जाएंगे। दिस इज ट्रू, ठीक। तो ये आपके ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस थे बच्चों, बायोलॉजी के, जो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जितना भी % पेपर आपका अच्छा हुआ, दैट इज वेरी गुड। और बाकी जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए अटेम्प्ट करेंगे, वो लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ओके। और बेस्ट ऑफ लक।